हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज का अपना टॉपिक है एनटीपीसी से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू, जो स्टैटिक जीके से करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें मैंने दोनों का समाकलन किया, मतलब मिलान किया, जिसमें करंट अफेयर्स भी मिलेगा आपको और आपको स्टैटिक जीके भी मिलेगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था। तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था बच्चों? तो वो कौन था? महेश भूपति। ठीक है, ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था। और पूछ ले कब जीता, तो ये 1997 में जीतते हैं। पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन थे? महेश भूपति। और कब? 1997 में। ठीक है, और किस में? मिक्स डबल में जीता। ठीक है, मिक्स डबल में जीता था इन्होंने। ठीक है बच्चों, कौन थे? महेश भूपति। ठीक है, कौन है? महेश भूपति 1997। एक सुमित नांगल है जो यूएस ओपन में ना सेकंड राउंड में बाहर हो गए। अभी यूएस ओपन में सेकंड राउंड में बाहर होने वाले कौन है? सुमित नांगल। ठीक है, कौन है? सुमित नांगल, जो सेकंड राउंड में बाहर हो गए। पूछ ले कि यूएस ओपन किसने जीता है, तो वो डोमिनिक थियम ने जीता, और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ठीक है, यूएस ओपन पूछ ले किसने जीता है, तो डोमिनिक थियम ने पुरुष में, और महिला में ओसाका, ठीक है, उसने जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाला पहला भारतीय दादा भाई नारोजी थे। ठीक है, कौन थे? दादा भाई नारोजी, जो पहले ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, इनकी पार्टी कौन सी है? लिबरल पार्टी होती थी। ठीक है, लिबरल पार्टी होती थी। कौन सी पार्टी? लिबरल पार्टी बच्चों। ठीक है, ये ना 1886 में कांग्रेस अधिवेशन में क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। जो 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें क्या होते हैं? ये अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की। इन्होंने ही 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था बच्चों। किसने? दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने 1906 में। और इनको किस नाम से पुकारा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किनको जाना जाता है? दादा भाई नारोजी को। ठीक है, किनको? दादा भाई नारोजी को। ठीक है बच्चों, देखा आपने, आपको एक क्वेश्चन के साथ इतने क्वेश्चनों का हल साथ में बताया जाता है, यानी क्वेश्चन का पूरा निचोड़ किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कोलकाता व आगरा के बीच किस वर्ष टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। जो कोलकाता से और आगरा के बीच, पहली पूछ ले, पहली बार कब खोली गई कोलकाता? इससे पहले तो खुल चुकी है, लेकिन कोलकाता और आगरा के बीच कब खुलती है? 1854 में खुलती है। और किसके काल में पूछ ले, तो डलहौजी के काल में। ठीक है, किसके काल में? तो ये डलहौजी के काल में कोलकाता से आगरा के बीच में पहले टेलीग्राफ लाइन 1854 में खुलती है। और पूछ ले कि पहली बार टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां पे और कब खुली? तो पहली बार कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई, और वो 1851 में खोली जाती है। ठीक है, तो पहली पूछ ले तो 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर। और पूछ ले आपको कि कोलकाता से आगरा के बीच कब खोली गई, तो ये खोली जाती है 1854 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो बच्चों बता सकते हो कि कौन है जो हिंदी में भाषण दिया है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में? तो कौन है बच्चों? वो अपने हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या दिया है? हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, हिंदी में भाषण दिया था। कुछ सोच रहे होंगे कि इसका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं बच्चों,
तो कौन है इसका उत्तर? नरेंद्र मोदी है। ठीक है बच्चों, कौन है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था? वो है नरेंद्र मोदी। अभी आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था? तो वो जब मुख्यमंत्री नहीं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तो वो एक क्या कि मंत्री थे, तो उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि भाषण दिया था, जब वो हिंदी में भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब वो एक छोटे मंत्री के लेवल में थे। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने दिया, वो भी 2019 में दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्रिका नवजीवन किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम है उसके समय में नवजीवन जो समाचार पत्रिका है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो वो बच्चों किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वो की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा की जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक? नवजीवन। इसके अलावा इनकी और पुस्तक है, तो कौन सी? एक तो नवजीवन हो गई, ठीक है, एक है हरिजन बच्चों, और तीसरी कौन सी है? यंग इंडिया। ये तीनों किताब ये जो पत्रिका है ये किसकी है? ये महात्मा गांधी ने लिखी है। कौन सी? एक तो है नवजीवन हो गई, ठीक है, एक हरिजन है और एक यंग इंडिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कृष्णदेव राय किस वंश के विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक थे? तो कृष्णदेव राय है वो कौन से वंश के ना, जो विजयनगर है ना उसके सबसे प्रसिद्ध शासक थे, तो वो यादव वंश के थे बच्चों। किसके थे? यादव वंश के थे। ठीक है, और यादव वंश की राजधानी क्या होती थी बच्चों? अमरावती होती थी। क्या होती है? अमरावती होती है। यादव वंश की राजधानी अमरावती होती है। यदि आपसे पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के बाद हो गया, तो विजयनगर साम्राज्य का युद्ध है वो तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है बच्चों, तो विजयनगर का क्या हो गया? अंत हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 2021 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? 2021 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो वो की जाएगी छत्तीसगढ़ के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा 2021 के राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी कौन करेगा? छत्तीसगढ़। आपसे पूछ ले कि 2020 की किसने की, तो 2020 की थी गोवा ने, लेकिन ये कोरोना के कारण क्या रद्द कर दिया गया इवेंट। ठीक है, तो कोरोना के कारण रद्द कर दिया जाता है इवेंट को, इसलिए 2020 के गोवा में होते हैं, 2021 के छत्तीसगढ़ में होंगे। पूछ ले कि 2022 का कहाँ पे होगा, तो वो उत्तराखंड में होना है, और 2023 का पूछ ले तो मेघालय में होना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको 4 साल के बता दिए, 2020 के बता दिया गोवा में, 2021 का छत्तीसगढ़ में, 2022 का उत्तराखंड में, और 2023 का मेघालय में होना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मौर्य सिंहासन पर आसीन होने से पहले अशोक किसका वायसराय था? वायसराय था, मतलब मौर्य सिंहासन से बैठने से पहले जो अशोक है वो कहाँ का मतलब राज्यपाल या वायसराय था? वो तक्षशिला का था बच्चों, तक्षशिला का वायसराय था। और तक्षशिला से पहले पूछ ले तो वो बच्चों उज्जैन का था। कहाँ के था बच्चों? उज्जैन का। उज्जैन और तक्षशिला का वो क्या होता है? गवर्नर होता है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस राज्य में छत के ऊपर खेती की जाती है? तो बच्चों किस राज्य में छत के ऊपर खेती की जाती है? तो ये उत्तराखंड में की जाती है। ठीक है, कहाँ पे की जाती है? उत्तराखंड में छत के ऊपर खेती की जाती है। अब आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड का सीएम कौन है? तो सीएम ये आपको याद होना चाहिए, कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और पूछ ले गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य वहां की गवर्नर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि तमिलनाडु में किस वर्ष विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो किस वर्ष तमिलनाडु में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो ये 1986 में तमिलनाडु में विधान परिषद को क्या कर दिया जाता है?
समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, कहाँ पे? तमिलनाडु में समाप्त कर दिया जाता है। पूछ ले आपसे कि जो विधान परिषद है वो अब कितने राज्यों में है? तो विधान परिषद बच्चों अभी 6 और विधान परिषद बच्चों अभी 6 राज्य में है। ठीक है, कौन से राज्य हैं वो 6 आपको पता है? तो मैं बताता हूँ आपको। उसकी क्या है? कर्नाटक है, यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ठीक है बच्चों, कौन सा है आपको पता है? 6 स्टेट हैं। तो मैं बताता हूँ आपको। एक तो कर्नाटक हो गया बच्चों, एक 2 पे आता है उत्तर प्रदेश, 3 पे आता है महाराष्ट्र, 4 पे आता है बिहार, 5 पे आता है आंध्र प्रदेश और 6 पे आता है तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। पूछ ले आपको कि तमिलनाडु का सीएम कौन है? तो तमिलनाडु का सीएम कौन है? तमिलनाडु का सीएम के पलनीस्वामी है। और पूछ ले राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? तो किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? तो ये 2007 में जनवरी 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया जाता है। ठीक है, और ये उत्तराखंड कब बनता है? ये 9 नवंबर 2000 को बनता है। 9 नवंबर 2000 को राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर आता है। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को ये राज्य के रूप में आता है। ठीक है बच्चों, किसके रूप में आता है? ये राज्य के रूप में आता है। यदि मैंने अभी आपको बताया था इनकी राज्यपाल कौन है, यहाँ सीएम कौन है? तो सीएम कौन है यहाँ पे बच्चों? बताओ कौन है यहाँ पे सीएम? तो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य यहाँ पे क्या है? गवर्नर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव रखने वाला युद्ध कौन सा है? तो भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव रखने वाला तराइन का द्वितीय युद्ध है। ठीक है, जो 1192 में होता है। पहला कब होता है? 1191 में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। फिर 1192 में दूसरा युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसी युद्ध के साथ के आगे भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव रखी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाथी की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो हाथी की अधिकतम संख्या ये कर्नाटक में है। ठीक है बच्चों, किस में है? हाथी की अधिकतम संख्या कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में। अब आपसे पूछ ले कि कर्नाटक का सीएम कौन है? तो बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक का सीएम है। और गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। ठीक है, कर्नाटक का सीएम कौन है? वाजुभाई वाला। आपको पता है, राजधानी तो पता है बेंगलोर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बाल श्रम में कौन से अनुच्छेद बाल श्रम पर कौन से अनुच्छेद द्वारा रोक लगा दी गई थी? तो बाल श्रम पर कौन से अनुच्छेद द्वारा रोक लगा दी गई थी? ये तो अनुच्छेद है 24। तो बाल श्रम पर कौन से अनुच्छेद के द्वारा रोक लगा दी जाती है? तो अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल श्रम पर रोक लगा दी गई। अब आपसे पूछ ले कि बाल श्रम निषेध अधिनियम कौन सा है? तो ये 1900 अधिनियम का एक्ट है, 1986 का एक्ट है। बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध एक्ट कौन सा? ये 1986 का है। इसमें सजा कितनी होती है? 3 माह से और 1 वर्ष के बीच में इसमें सजा होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3 माह से 1 वर्ष के बीच में। और जुर्माना 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का जुर्माना है। लेकिन अभी इसमें नया विधेयक आया जिसमें इसमें कुछ प्रावधानों को चेंज कर दिया गया है। तो इसमें सजा कितनी कर दी गई है? 6 माह से 2 साल तक। ठीक है, 6 माह से 2 साल तक। और जुर्माना कर दिया गया है 20,000 से लेकर
50,000 तक। ठीक है, पहले था 3 माह से 1 वर्ष और 10,000 से 20,000, अब 6 माह से 2 साल तक का सजा कर दी गई है और 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना कर दिया गया है। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार 2030 में यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार 2030 में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है तो वो है भारत बन जाएगा। यूएनओ ने एक रिपोर्ट के अनुसार जारी किया है कि 2030 तक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन बन जाएगा? भारत, यानी अपना इंडिया बन जाएगा बच्चों, यानी हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मिशन गगनयान वर्ष 2022 में अंतरिक्ष में 3 यात्री भेजेगा, तो यह मिशन तैयार किया जा रहा है, तो यह किन 2 देश, तो मिशन गगनयान ये किन 2 देशों की सहायता से, तो एक तो बच्चों है फ्रांस और दूसरा है रूस। ठीक है, फ्रांस और रूस की सहायता से हम मिशन गगनयान 2022 में अंतरिक्ष में भेजेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसको नाम क्या दिया गया है? अनंत आकाश नाम दिया गया इस मिशन को, अनंत आकाश। और इसका जो लागत आएगी वो कितनी आएगी? 10 करोड़। ठीक है बच्चों, कितनी आएगी? 10 करोड़, 10,000 करोड़। पूछ ले कि जो यान है उसका नाम क्या है, तो इस यान का नाम है GSLV MK3। ठीक है बच्चों, इस यान से भेजा जाएगा और कहां से? श्री हरिकोटा से भेजा जाएगा बच्चों, कहां से? श्री हरिकोटा से भेजा जाएगा। तो मिशन गगनयान में 2 देश सहायता कर रही हैं, फ्रांस और रूस सहायता कर रहे हैं। इसको नाम दिया गया है अनंत आकाश दिया गया है, 10,000 करोड़ की लागत आएगी और यान होगा GSLV MK3 होएगा। ठीक है, और जो कहां से? श्री हरिकोटा से भेजा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि बोधान आंदोलन किसने किया था? बोधान आंदोलन विनोबा भावे ने किया था बच्चों। किसने किया? विनोबा भावे ने बोधान आंदोलन किया था। ठीक है, और पूछ ले कि 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था? वो भी विनोबा भावे ने किया था। बोधान आंदोलन और 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह को भी किसने किया था? तो बच्चों ये भी विनोबा भावे ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि असम के राज्यपाल कौन है? तो असम का राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। यदि आपसे पूछ ले कि यहाँ का सीएम कौन है, असम का सीएम कौन है, तो बच्चों असम का सीएम कौन होगा? क्या आपको पता है? नहीं, तो मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि असम का सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। और इसी के साथ आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो बच्चों ये उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और यहाँ की पूछ ले कि गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल यहाँ उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसा लगा ये हमारा एफर्ट? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे ही रोज़ इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए रोज़ लेके आते हैं, 1-2 वीडियो डेली लेके आते हैं। सुबह हमारा करंट अफेयर का होता है शो और हम शाम को करते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को जरूर ऑन कर देना ताकि नई वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं।